और उसने बड़े दुखों में अपने दिन काटे थे। मेघा शादी के कुछ सालों बाद जब गर्भवती होती है, उसका पति पड़ोस की एक महिला के साथ शहर निकल जाता है और उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आता। मेघा बड़े प्यार से लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वो कमल रखती है। वक्त का पहिया घूमता है और मेघा का बेटा कमल अब बड़ा हो चुका था और मेघा उसकी शादी शीतल नाम की लड़की से करती है। शीतल मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और जब देखो उससे लड़ा करती थी। अरे माँ जी, अगर आज घर का काम आप कर लेंगी तो आप गेस्ट थोड़ी ना जाएंगी। जरूरी थोड़ी है कि घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी ही हो। बहू, काम मैं कर लूंगी, इसमें मुझ पर ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है। अच्छा, मैं आप पर चिल्ला रही हूँ? आपका तो काम ही हो गया है मुझसे लड़ने झगड़ने का। बस बहुत हो गया, आने दीजिए उन्हें। आज तो फैसला हो ही जाए कि आज इस घर में या तो आप रहेंगी या फिर मैं। शीतल और मेघा आपस में झगड़ रहे थे कि तभी काम से थका हारा कमल आता है और शीतल उसके आगे रोते हुए कहती है, बस बहुत हो गया जी, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या माँ जी जब देखो मेरे परिवार वालों को सुनाती रहती है और मुझे न जाने क्या क्या कहती है। बेटा, मेरी बात तो सुन। बस माँ, बहुत सुन लिया मैंने। मैं सब जानता हूँ कि आप बेचारी शीतल को कितना परेशान करती हो। अब वैसे भी आपका बोझ और नहीं झेल सकता। निकल जाइए इस घर से। कमल और शीतल मेघा को घर से निकाल देते हैं और मेघा बेचारी गांव में ही दर दर की ठोकरें खाने लगती है। अब वो गांव के ही एक छोर पर लकड़ी और फूलों से अपनी एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है और झोपड़ी में बैठे हुए खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? घर का इंतजाम तो किसी तरह कर लिया, लेकिन मैं अपना गुजारा कैसे करूं? मेघा ये सब सोचकर परेशान हो ही रही होती है कि तभी उसे पड़ोस से पकौड़ों की खुशबू आती है और वो खुद से कहती है, अरे वाह, ये पकौड़ों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पकौड़े से याद आया, क्यों ना मैं भी अपनी एक पकौड़े की दुकान लगा लूं। मेघा ये बोलती है और उसके बाद वो घर से निकलते हुए अपने साथ जो पैसे लेकर आई थी उसके साड़ी के पल्लू में बंधे हुए थे, वो उसमें से कुछ पैसे निकालती है और गांव के ही बाजार में जाकर अपनी एक पकौड़े की दुकान लगा लेती है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा चाइनीज रेस्टोरेंट था। पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, आलू के, प्याज के, गोभी के, पनीर के। एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। गर्मा गर्म पकौड़ों से गर्मी दूर भगाओ। मेघा पकौड़े बेच रही होती है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और उसका ध्यान पास में ही चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर खड़े एक आदमी पर जाता है और वो आदमी मेघा से कहता है, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, इस उम्र में घर में रहकर पोते पोती खिलाने के दिन में आप यहाँ धूप में खड़े होकर क्या पकोड़े बेच रही हो? बेटा, तू नहीं समझता, हालात सब करवा देते हैं। ठीक है, फिर बेचो पकोड़े। दिन आपके पकोड़े बेचने का, लेकिन आपके पकोड़े बेचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट के आगे आपके पकोड़ों की दुकान नहीं चलने वाली। कोई भी आपके ये तेल में डूबे पकोड़े नहीं खाने वाला। कोई ना खाए बेटा तो ना सही, लेकिन मुझे कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। मेघा ये बोलकर फिर से पकौड़े बेचने लग जाती है। शुरू के कुछ दिनों में तो उसके पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बिकते, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उसके दुकान पर एक औरत आती है। अरे वाह, पकौड़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बेटी, खाकर देखो।
ये पकौड़े मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। जब मेरे पति जिंदा थे तो वो भी पकौड़े का ही ठेला लगाया करते थे और मैं उनके साथ पकौड़े बेचा करती थी। फिर उनके मरने के बाद मैंने उस ठेले को बेच दिया, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि फिर से दुकान लगानी पड़ी। अम्मा, मेरे बेटे को भी पकौड़े बहुत पसंद है। आप जल्दी से मुझे 1 पाव पकौड़े पैक करके दे दो। मेघा उस औरत को पकौड़े पैक करके दे देती है। धीरे धीरे मेघा की दुकान पर बहुत सारे लोग पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि उसके पकौड़े सस्ते और अच्छे थे और वो सबकी आंखों के आगे पकौड़े बनाती थी, वो भी बहुत सफाई से। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ पैसे जमा भी कर लूंगी ताकि मेरे बुरे दिनों में काम आ सके। मेघा ये बोलकर अपना थैला लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ गौतम मेघा के जाते ही कहता है, इस मेघा ने तो मेरे आधे से ज्यादा ग्राहक खराब कर दिए हैं। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी जमींदार से इसकी शिकायत करके आता हूँ। और बता चीनी, कैसे आना हुआ यहाँ? जमींदार साहब, आपको कितनी बार बताया है कि मैं चाइनीज बेचता जरूर हूँ, पर मैं चीनी नहीं हूँ। अरे तू जो भी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बता कि तुझे यहाँ आना क्यों पड़ा? जमींदार साहब, क्या आपके ऊपर बहुत एहसान है मेरे? इस गांव का प्रधान भी आपको मैंने ही बनवाया है। अब वक्त है कि आप अपना थोड़ा एहसान चुका सको। बता क्या हुआ है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद में गौतम जमींदार को अपनी सारी परेशानी बताता है और जमींदार भी हंसते हुए कहता है, अरे बस इतनी सी परेशानी, कल ही तेरी परेशानी दूर हो जाएगी और तुझे उस बुढ़िया का ठेला नहीं नजर आएगा। जा। अगली सुबह जैसे ही मेघा अपना पकौड़े का ठेला लगाती है, तभी गांव के कुछ आदमी मुंह पर नकाब डाले आते हैं और मेघा का ठेला तोड़ देते हैं और मेघा बेचारी रोती रह जाती है। अरे मेरा ठेला क्यों तोड़ रहे हो? छोड़ दो मेरे ठेले को। हाँ, सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, सब बर्बाद कर दिया। मेघा ये सब देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो लोग उसका ठेला तोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद गौतम हंसता हुआ आता है और मेघा से कहता है, कहा था ना अम्मा, आपका ठेला यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ दोस्त से ज्यादा दुश्मन है आपके। मेघा को बहुत दुख होता है, लेकिन उसके बाद किसी तरह कुछ पैसे से वो अपने ठेले को ठीक करवाती है और फिर से अपने ठेले पर पकौड़े बेचने लगती है। गौतम भी ये सब देख रहा था और वो अपने रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को मेघा के खिलाफ भड़काते हुए कहता है, मैंने तो ये सुना है कि सामने जो बुढ़िया पकौड़े बेचती है ना, वो रात देर को बाजार जाकर खराब सब्जियां सस्ते दामों पर खरीद कर लाती है और उसके पकौड़े बनाती है। अगर ऐसा है तो आज के बाद से मेघा के पकौड़े कभी मत खाओ और अपने घर वालों को भी मत खाने दो और सबको बोल दो कि उनके ठेले पर कोई ना जाए। गौतम का ये नुस्खा काम कर जाता है, जिसके बाद मेघा के ठेले पर कम ही लोग पकौड़े खाने के लिए जाया करते हैं। अब मेघा बहुत उदास हो जाती है। एक दिन जब वो ऐसे ही गांव में टहल रही होती है तो उसे 2 बच्चे आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। अरे तुझे पता है, मेरी मम्मी ने आज मुझे लंच में मैगी बना कर दिया है। मुझे मैगी खाना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैगी खाना तो सबको अच्छा लगता है और मेरी मम्मी को तो कई तरह की मैगी बनानी आती है। फिर आज मैं मैगी लेकर आई हूँ तो कल तुम लेकर आना। लेकिन तुम मैगी की बॉल बनाकर क्यों खा रहे हो? क्योंकि मुझे मैगी से ज्यादा पकौड़े खाने अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं मैगी के बॉल्स बनाकर खाता हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं पकौड़े खा रहा हूँ। मेघा के कानों में जब ये बात जाती है तो मेघा कहती है, अरे वाह, पकौड़े बनाने तो मुझे भी आते हैं। अगर मैं मैगी के पकौड़े बनाकर बेचूं तो लोगों को भी कुछ नया खाने को मिलेगा और फिर कोई शिकायत भी नहीं करेगा कि मैं अपने पकौड़े में खराब सब्जी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं सब्जी की जगह मैगी का इस्तेमाल करूँगी
मेघा इसके बाद से अगले दिन से बाजार में मैगी के पकौड़े बेचने लग जाती है, जो पकौड़े बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। अब उसकी दुकान पर एक लड़की आकर कहती है, काकी, ये पकौड़े तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और गोल गोल कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इससे खुशबू तो मैगी की आ रही है। हाँ बिटिया, क्योंकि ये मैगी के पकौड़े हैं, एक बार खाकर तो बता कैसे बने हैं। लड़की पकौड़े खाने के बाद कहती है, सच में काकी, ये पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अब तो गांव में आपका भी भौकाल होगा। इसके बाद धीरे धीरे मेघा की दुकान पर अब और भी ज्यादा लोग मैगी के पकौड़े खाने आने लगते हैं। कुछ दिनों में गौतम की दुकान पर लोगों का आना लगभग बंद हो जाता है। गौतम बहुत उदास होता है और अपने रेस्टोरेंट पर ताला लगाकर वो अपने सामान को लेकर शहर जा रहा होता है कि तभी मेघा उसे रोककर कहती है, अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? इतनी जल्दी अपने हालातों से हार नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ रुककर क्या करूँ अम्मा, आपने तो मेरा सारा काम ही चौपट करवा दिया। कोई बात नहीं, अगर तू चाहे तो मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रह सकता है और हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। जगह तेरी और खाना मेरा। सच में अम्मा, आप दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं और तब भी आप मेरी भलाई के बारे में सोच रही हो। इसके बाद गौतम और मेघा दोनों साथ हो जाते हैं। अब गौतम अपने रेस्टोरेंट पर लगा हुआ ताला खोल देता है और मेघा मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है और गौतम ग्राहकों को संभालता है और सारा हिसाब किताब रखता है। मेघा बहुत तरक्की कर रही होती है कि एक दिन मेघा के मैगी पकौड़ा रेस्टोरेंट पर उसके बेटे और बहू आते हैं। मेघा की बहू अब गर्भवती थी। अरे, तुम दोनों यहाँ? हमें माफ कर दीजिए माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमारी लक्ष्मी ही चली गई और हमारे बहुत बुरे दिन आ गए और मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। हमारे रेस्टोरेंट में एक आदमी की जरूरत है, अगर तू चाहे तो यहाँ काम कर सकता है। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए और घर चलिए। जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे एहसास हुआ कि माँ से अगर उसके बच्चे को अलग किया जाए तो कितना बुरा लगता है और मैं इन्हें तुरंत आपके पास माफी मांगने के लिए ले आई। देखो बच्चों, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम जब जब चाहे मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। मैंने तुम दोनों को दिल से माफ किया। इसके बाद मेघा अपने बेटे बहू को माफ तो कर देती है, लेकिन उनके साथ रहने से मना कर देती है। वो अपने बेटे को भी गौतम के साथ उस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रख लेती है और अपनी जिंदगी मैगी के पकौड़े बेचते हुए खुशी से गुजारती है। कोल्हापुर नाम के गांव में बिरजू अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी संतोष, बेटी आंचल और बूढ़ी माँ थी। गांव में बिरजू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। वो जमीन पर खेती करके चावल उगाया करता था। उसकी जमीन पर जितने चावल उगते थे वो उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। अच्छा हुआ कि इस बार बारिश इतनी अच्छी हुई, इसलिए चावल की फसल बहुत अच्छी हुई है। बस कल ठेकेदार जी के पास जाकर उन्हें चावल बेचकर आ जाऊंगा तो हाथ में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। इस बार सबसे पहले पैसे आते ही मैं माँ के घुटनों का ऑपरेशन कराऊंगा। अरे, मैं इस उम्र में ऑपरेशन करवा के कहाँ जाऊंगी? मेरे ऑपरेशन में पैसे खर्च करने से तो अच्छा है कि तू आंचल के लिए बैंक में पैसे जमा करवा दे। मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती पढ़ लिख कर खूब कामयाब बने। अरे माँ, मैं आंचल के लिए भी पैसे जोड़ूंगा, लेकिन अभी तुम्हारे घुटनों का ऑपरेशन करवाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले मैं वही करवाऊंगा। संतोष, तुम जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। जी, अभी लेकर आती हूँ। संतोष सभी के लिए खाना लगाती है और सबकी प्लेट में खाने के साथ साथ वो आज पापड़ भी रखती है। अरे बहू, तू बाजार किस वक्त गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं माँ जी, मैं तो बाजार गई ही नहीं, लेकिन आपको ऐसा किसने कहा कि मैं बाजार गई थी? अरे, मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन तूने आज खाने में पापड़ रखे हैं
इसका मतलब तू बाजार से पापड़ खरीद